स्वागत है आपका YouTube चैनल केमिस्ट्री सखा पे। मैं हूं केमिस्ट्री मेंटोर मनोज शर्मा। हमारा चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के थ्योरेटिकल पार्ट को पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया था और आपको ये कहा था कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स लगाने वाले हैं। तो ठीक है, आज हम वही करने वाले हैं। आप डालेंगे हेडिंग न्यूमेरिकल्स रिलेटेड विद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो देखिएगा, न्यूमेरिकल्स रिलेटेड विद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपको ये एक फार्मूला याद होगा जो हमने रेडवर्क्स फार्मूला बोला था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो रेडिएशंस निकलते हैं उन रेडिएशंस की वेव नंबर या इसी को 1/λ कहते हैं। ये फार्मूला था RZ² 1/N1² माइनस 1/N2²। ये आपको पढ़ाया गया था। अब हम क्या करने वाले हैं, इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। आपको फिर से बता दें, न्यू बार वेव नंबर है, लैम्डा वेव लेंथ है, आर रिडवर्क्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमने आपको बताई थी 109677 पर सेंटीमीटर। N1 है द शेल टू विच इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स और N2 है द शेल फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स। चलिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। लिखिएगा क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ सेकेंड बामर लाइन, या इस तरीके से छोड़िए, कैलकुलेट द वेव नंबर, क्वेश्चन को चेंज कर लो, कैलकुलेट द वेव नंबर व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स फ्रॉम फोर्थ शेल टू सेकेंड शेल, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स फ्रॉम फोर्थ शेल टू सेकेंड शेल इन हाइड्रोजन एटम। ये ज़्यादा सिंपल है, सिंपल से स्टार्ट करना चाहते थे इसलिए क्वेश्चन को चेंज कराया। तो आपको वेव नंबर यानी न्यू बार बताना है, ये आपको कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रॉन आता कहाँ है, सेकेंड शेल में। इलेक्ट्रॉन आता कहाँ से है, फोर्थ शेल से। तो न्यू बार इज इक्वल टू, आप फार्मूला बहुत आसान है, RZ²। देखो Z हो गया 1 क्योंकि हाइड्रोजन एटम कहा गया है। अब ये होगा 1/N1² माइनस 1/N2²। तो बेटा जी R109677 Z1² रखोगे कोई फायदा नहीं है। 1/N1² मतलब 2 का स्क्वायर हो गया माइनस 1/4 का स्क्वायर हो गया। 109677, इसको अगर हम सॉल्व करें ये 4 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। 16 एलसीएम आएगा, 4 से डिवाइड करोगे 16 को 4 तो ऊपर हो जाएगा 4 माइनस 1 और नीचे आ जाएगा ये 16। इसको सॉल्व कर लीजिएगा कहीं कोई गलती ना हो जाए इसमें से। तो कुल मिला के 109677 और ये वैल्यू यहाँ पर आएगी जो वेव नंबर की, वो होगी इनटू ये 3/16 होगा, ये वैल्यू होगी पर सेंटीमीटर में। अगर इसको पर मीटर में बदलना पड़े तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद आप सेकेंड क्वेश्चन लिखिएगा, बिल्कुल यही क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेव लेंथ। इस बारी वेव लेंथ निकालनी है। कैलकुलेट द वेव लेंथ व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स फ्रॉम फोर्थ शेल टू फर्स्ट शेल, फोर्थ शेल टू फर्स्ट शेल इन हाइड्रोजन एटम, मतलब Z हो गया 1। इस बारी आपको वेव लेंथ निकालनी है। बस यहां पर मैं आपको कैलकुलेशन सिखाना चाह रहा हूं। कैलकुलेशन क्या है जरा समझिएगा। आपको इस बारी लैम्डा निकालना है तो 1/λ ये आप लगाएंगे RZ² 1/N1² माइनस 1/N2²। जरा इस पे कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा। 1/λ इज इक्वल टू R, Z तो यहाँ पर 1 है तो उसको छोड़ दो, इसको आप सॉल्व कर लो। 1/1 माइनस 1/4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 16। कुल मिला के 1/λ इज इक्वल टू होगा R इंटू 15/16। जब आप लैम्डा निकालोगे तो ये हो जाएगा 16/15 इंटू 1/R। अब बेटा जी बस यहीं पे ध्यान देना है। अगर हम R की वैल्यू 109
आर की वैल्यू 109,677 रखते हैं, तो जो लैम्डा निकल के आएगा वो किस में निकल के आएगा, ध्यान देना, इसको बिल्कुल अलग सॉल्व कर लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 16/15 इंटू 1/109,677। अगर इसमें सॉल्व करोगे तो जो लैम्डा होगा वो सेंटीमीटर में निकल के आएगा, और इसको सॉल्व करना भी मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 16/15 इंटू इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10⁻7 से, और ये 109,677 अब ये वैल्यू होगी नैनोमीटर में, और ये वैल्यू आपको याद रखनी है जो 1/r है, इसकी वैल्यू अगर हम नैनोमीटर में निकालें तो ये वैल्यू होती है, ये याद ही रखनी है आपको, आप सॉल्व ना करें इसको, ये 91 होती है ये वैल्यू, और ये आंसर किस में होगा, नैनोमीटर में। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर जो नई चीज सीखी वो ये सीखी कि 1/r की वैल्यू नैनोमीटर में कितनी होती है, 91.1 होती है, 91 ही हमने वो वैल्यू रख दी। या सेंटीमीटर में ही अगर सॉल्व करना है तो फिर तो ये इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, अगर नैनोमीटर में सॉल्व करना है तो 10⁻7 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये वैल्यू निकल के आती है 91। तो नैनोमीटर में इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको अब एंगस्ट्रॉम में सॉल्व करना है तो 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी इसको अगर आपको एंगस्ट्रॉम में सॉल्व करना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर इसको आपको मीटर में सॉल्व करना है तो 10⁹ से डिवाइड कर दो। वो सारी चीज़ें अब आप इजीली यहाँ पर कर सकते हो। तो बस इन दो क्वेश्चंस में हमने आपको ये कैलकुलेशन करने का तरीका सिखाया। जब भी आपसे वेवलेंथ पूछी जाए तो इतना पार्ट आप सॉल्व कर लीजिए, इंक्लूडिंग z स्क्वायर, ये 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर तो सॉल्व करना ही है, z स्क्वायर को भी सॉल्व करना है, बस r छोड़ना है। जब आप लैम्डा फाइंड करोगे तो ये 1/r बनना ही बनना है, और 1/r की वैल्यू कितनी रखनी है हमें, नैनोमीटर में 91 रखनी है। तो इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, आपको स्कूल एग्जाम के क्वेश्चंस में भी हेल्प मिलने वाली है, और कॉम्पिटिटिव में तो बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम, कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ थर्ड बामर लाइन। जो हमने पहले क्वेश्चन बोला था, अब उसकी तरफ आते हैं। कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ थर्ड बामर लाइन। इस बारी आपसे थर्ड बामर लाइन कहा गया है। देखो बेटा, आपसे कह दिया बामर लाइन, तो बामर लाइन कहते ही n1 तो पक्का हो गया 2। अच्छा, बामर लाइन की जगह विजिबल रीजन कह देते तब भी n1 पक्का हो जाता 2, अल्ट्रावायलेट रीजन कह देते तो लाइमन होती, तो n1 पक्का हो जाता 1। फिलहाल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है थर्ड बामर लाइन, बामर लाइन कहा है तो n1 हो गया 2, n2 कितना होगा, n2 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, या कहीं भी इन्फिनिटी तक जा सकता है। अब अगर ये 3 से आएगा यहाँ पे तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट बामर लाइन। अगर 4 से आएगा तो इसको हम कहेंगे सेकेंड बामर लाइन। इस तरीके से अगर इन्फिनिटी से आएगा तो इसको हम कहेंगे लिमिटिंग बामर लाइन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन कब होती है। जैसे अगर लाइमन होता यहीं पे तो n1 1 होता, फर्स्ट लाइमन तब होती जब n2 2 होता, सेकेंड लाइमन तब होती जब n2 3 होता। लेकिन लिमिटिंग लाइन की बात करें, चाहे लाइमन हो, चाहे बामर हो या पास्चन हो, n2 हमेशा क्या होना है, इन्फिनिटी होना है। तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया है थर्ड बामर लाइन, तो n1 2 हो गया फॉर थर्ड बामर लाइन, जो n2 होगा वो 5 हो जाएगा, क्योंकि 3 से 2 फर्स्ट,
4 से 2 सेकेंड बामर, 5 से 2 थर्ड बामर। तो इस केस में N2 कितना हुआ 5। बस आपको निकालना क्या है, वेव नंबर R Z स्क्वायर, हाइड्रोजन एटम ही मान के चलिए, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। अब आपको करना ही क्या है, R की वैल्यू 109677, Z आपको पहले से ही पता है 1 है, तो 1 ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना है, जो भी वैल्यू आएगी निकल के यहाँ पर सेंटीमीटर होगी, और अगर पर मीटर में निकालना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा यहीं से एक, कैलकुलेट द वेव लेंथ ऑफ लिमिटिंग लाइमन लाइन। कैलकुलेट द वेव लेंथ ऑफ लिमिटिंग लाइमन लाइन। इस बार ही आपको वेव लेंथ निकालना है, हाइड्रोजन एटम ही मान के चलिएगा, लैम्डा निकालना है। N1 1 होगा क्योंकि लाइमन कहा गया है, और N2 इन्फिनिटी होगा क्योंकि आपसे लिमिटिंग कहा गया है। निकालना है वेव लेंथ, हाइड्रोजन एटम है तो Z1 होगा, तो 1/लैम्डा ये सॉल्व करेंगे। R Z स्क्वायर, छोड़ दो Z, लेने से कोई फायदा नहीं, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ध्यान दीजिए 1/लैम्डा इज इक्वल टू, हमें ये पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा, 1/1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर। बेटा जी इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी होता है, और किसी को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हो तो वो क्या होता है 0, यानी ये पूरा टर्म ये कितना हो जाएगा, ये पूरा टर्म होगा 0। 1 में से 0 माइनस करोगे तो क्या होगा 1 बचेगा, तो 1/लैम्डा इज इक्वल टू R आएगा, यानी लैम्डा कितना होगा 1/R, यानी हम कह सकते हैं 1/109,677। ये वैल्यू किस में आई, सेंटीमीटर में। इसी को हम बोल सकते हैं 10 to the power 7, 109,677। यहाँ पे नीचे हो जाएगा, थोड़ा दिखेगा नहीं आपको, आगे ले लेते हैं। इसी को आगे हम बोल सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 1/109,677 इंटू 10 to the power 7 करोगे तो नैनोमीटर में, और ये वैल्यू आपको पहले ही बताई गई है, तो इतने नैनोमीटर ये वैल्यू हो जाएगी। और अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू फिलहाल तो 1 आई थी, कुछ और आती तो उससे मल्टीप्लाई कर देते, जो कि हमारे लिए एक आसान सा काम होता। Z अगर 1 नहीं होता तो उसको भी हम इसमें शामिल कर लेते, 1/R को हमको अलग ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, कैलकुलेट द वेव नंबर, कैलकुलेट द वेव नंबर when electron returns to ground state, when electron returns to ground state from third excited state, from third excited state in He positive। देखो बेटा ये ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का कॉन्सेप्ट मैं आपको पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूं। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि अगर स्पीसीज हाइड्रोजन लाइक है तो ग्राउंड स्टेट पहले शेल को कहते हैं, और एक में एक जोड़ोगे तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ऐसे ही आपसे कहा है थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए जो n होगा वो कितना होगा 4। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पिछला वाला वीडियो लेक्चर आप देखें ध्यान से, वहां पे आपको बताया गया है। तो क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान देंगे तो इस बारी हाइड्रोजन नहीं He+ है, He+ है, दैट इज यहां से बस इतना सा बताना चाहते हैं कि Z कितना होगा 2 होगा। आपसे कहा है इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट कहा है, इसका मतलब ये है दैट इज जो N1 है वो 1 है, और आपसे कहा है फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट कहा है इसका मतलब ये है N2 कितना होगा 4। बस निकालना क्या है, वेव नंबर RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। R 109,677, Z स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1/1
1 का स्क्वायर जो कि 1 ही रहेगा माइनस 1/4 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वो पर सेंटीमीटर होगा। इस तरीके से बन सकते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का जो नेक्स्ट तरीका बन सकता है वो भी आप लिख ही लें, वो भी आपको समझाते हैं। लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, कैलकुलेट द वेव नंबर calculate the wave number of electronic transition, calculate the wave number of electronic transition when electron returns to ground state, when electron returns to ground state and emitted radiation has maximum wavelength, emitted radiation has maximum wavelength in hydrogen atom। ध्यान देना, आपको बताना क्या है, वेव नंबर। कहां बताना है? हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन में बताना है। तो Z हो गया 1, इलेक्ट्रॉन वापस कहां आ रहा है? टू ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट को वापस आ रहा है, इसका मतलब N1 कितना हुआ? 1। N2 नहीं बताया गया। N2 के लिए एक हिंट दिया गया। हिंट ये दिया गया कि जो भी रेडिएशन निकल रहा है उसका वेवलेंथ कैसा है, मैक्सिमम। जरा इस पे ध्यान दीजिएगा। ये चीज अगर फिक्स है, N1 अगर फिक्स है और ये हम पहुंच गए इन्फिनिटी पे, ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम आपको अलग से दे रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट अलग से आप ले लो। यहां पर ये बात फिक्स कर दी कि N1 ये है, ये N1 है। जरूरी नहीं है कि N1 1 ही होता। अगर बामर कहते तो N1 2 होता, पाश्चन कहते तो N1 3 होता। लेकिन N2 के लिए जो हिंट दिया है हम उस पर बात करना चाहेंगे। आप ये बताओ, इलेक्ट्रॉन पहली शेल में आना है, ये तो पक्का हो गया। कहां से आए कि जो रेडिएशन निकलेगी उसकी एनर्जी कैसी हो, मैक्सिमम। ऑफ कोर्स कहां से आए? इन्फिनिटी से आए, है ना, 1 में। और कहां से आए कि जो रेडिएशन निकलेगा उसकी एनर्जी कैसी हो, मिनिमम। तो बिल्कुल पड़ोस से आए, राइट। ये बात समझ में आ गई। आप इसको उससे मत रिलेट कराइएगा कि पहली शेल में आए, वो तो फिक्स कर दिया गया ना, यहां पे पहली में आना है या दूसरी में आना है या तीसरी में आना है। पीछे वाले लेक्चर में एक क्वेश्चन कराया था हमने कि कौन से ट्रांजिशन में एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, तो आंसर था 2 से 1 में। वो अलग था क्योंकि 2 से 1 का गैप सबसे ज्यादा होता है। यहां बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। यहां एक चीज तो फिक्स कर ही दी गई है कि N1 इतना है, N1 ये है। अब इलेक्ट्रॉन कहां से आए इसमें कि एनर्जी ऑफ एमिशन मैक्सिमम हो, तो आप आंसर देंगे इन्फिनिटी से आए। इलेक्ट्रॉन कहां से आए कि एनर्जी ऑफ एमिशन मिनिमम हो, तो आप इस केस में आंसर देंगे कि इलेक्ट्रॉन आना चाहिए कहां से, बिल्कुल पास से आना चाहिए। तो एक काम करते हैं बेटा, हम 2 केसेस बना रहे हैं। केस 1 में आप देखो, व्हेन एनर्जी ऑफ एमिशन इज मैक्सिमम, यानी अगर एनर्जी मैक्सिमम है, ध्यान देना एक चीज, तो ऐसे केस में अगर एनर्जी मैक्सिमम है तो इस केस में, तो बेटा अगर एनर्जी ऑफ एमिशन को मैक्सिमम रखना है, ई मैक्स अगर है, तो न्यू भी मतलब फ्रीक्वेंसी भी मैक्स होगी, क्योंकि विद रीजन आपको बता रहे हैं, E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। E अगर कांस्टेंट, H अगर कांस्टेंट है, अगर E मैक्स है तो न्यू भी कैसा होगा, मैक्स।
यहीं पे आपको बता दें वेवलेंथ इस केस में कैसा होगा, वेवलेंथ इस केस में मिनिमम होगा, क्योंकि ये फार्मूला भी आपने पढ़ा है, E इज इक्वल टू होता है hc अपॉन लैम्डा। h और c कांस्टेंट हैं, E और लैम्डा का इन्वर्स का रिलेशन है, और इसी केस में जो न्यू बार है वो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम होने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि जो न्यू बार होता है वो 1 अपॉन लैम्डा होता है, अगर लैम्डा मिनिमम है तो न्यू बार कैसा होगा, मैक्सिमम। व्हेन एनर्जी ऑफ एमिशन इज मैक्सिमम दैट इज N2 कितना यहां लिया जाएगा, इन्फिनिटी। इसका उल्टा अगर हम कर लें, उल्टा ये होगा केस 2 व्हेन एनर्जी ऑफ एमिशन इज मिनिमम। अगर एनर्जी ऑफ एमिशन मिनिमम है तो ऐसे केस में जो N2 होगा वो N1 प्लस 1, मतलब N2 N1 से जस्ट ऊपर वाला होगा। और अगर E यहां पर मिनिमम है तो शॉर्ट में ही हम लिख रहे हैं, तो न्यू भी कैसा होगा, न्यू मिनिमम होगा, न्यू बार भी मिनिमम होगा, और यहां पर जो लैम्डा होगा वो मैक्सिमम होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है यहां से लेकर वहां तक, इसको आप कॉपी करेंगे और उसके बाद आप क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन हमारा था, आपको वेव नंबर बताना है, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आता है, हाइड्रोजन का एटम है, ग्राउंड स्टेट में आता है, इससे ये बात पक्की हो गई कि N1 कैसा होगा 1। N2 के लिए आपको हिंट दिया है कि लैम्डा कैसा होगा, मैक्स। बेटा जी लैम्डा अगर मैक्स है तो E हो जाएगा मिनिमम, क्योंकि E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा होता है। अगर लैम्डा मैक्स है तो E मिनिमम हो गया, और जब एनर्जी ऑफ एमिशन मिनिमम होगा तो जो N2 होगा, N2 कितना होगा, N1 प्लस 1 यानी 2 के बराबर होगा। वेव नंबर निकालनी है, बस आपको सॉल्व करना है। RZ स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर से R की वैल्यू रहेगी, Z1 है 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमें न्यू बार की वैल्यू पता लग जाएगी। तो ये तो कुछ न्यूमेरिकल्स जो बनते थे यहां से, वो आपको बताए गए। कुछ और क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, वो जो क्वेश्चंस हैं वो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस से हैं। कैसे क्वेश्चंस हैं जरा ध्यान देना, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन वाले, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है क्वेश्चन। देखो बेटा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के क्वेश्चन कैसे हैं, जैसे आपसे कहा जाएगा कि डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को लिया और उसको हीट किया, इतना हीट किया कि इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 6th एनर्जी लेवल तक ही जा सकता है, इलेक्ट्रॉन इससे ऊपर नहीं जा सकता। तो मैक्सिमम लेवल कहां तक पहुंच सकता है, 6th, इससे ऊपर नहीं। अब बताइए मैक्सिमम कितने रेडिएशंस मिल सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे, किसी एटम में यहां आएगा, दूसरे एटम में दूसरी जगह आएगा, तीसरी एटम में तीसरी जगह आएगा। तो बताइए मैक्सिमम कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस मिल सकती हैं। बेटा जी मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस मिलने का मतलब अलग अलग वेवलेंथ की कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस मिल सकती हैं। सोचो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होगा। मैक्सिमम कहां गया, 6। एक एटम में ऐसा हुआ कि 6 से डायरेक्टली 1 आ गया। अब भाई लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, hc अपॉन E। E डिपेंड करेगा कहां से आया और कहां को आया। तो 6 से 1 आ गया सीधे एक एटम में, तो उसके अकॉर्डिंग लैम्डा होगा। एक तो ये लाइन हो गई। दूसरे में पहले क्या किया उसने, 6 से 2 आया, एक लाइन छोड़ दी, 6 से 2 वाली एक वेवलेंथ हो जाएगी। फिर 2 से 1 आया, ये तीसरी हो जाएगी। नेक्स्ट में पहले 6 से 3 आया और 3 से 1 आ गया, या 3 से 2 आया फिर 2 से 1 आ गया। इस तरीके से हम सारे केसेस फाइंड कर सकते हैं।
लेकिन इसमें बड़ी मेहनत लगने वाली है, और कहीं पर भी एक चूक हुई आपसे, एक गलती हुई, तो सारा का सारा क्वेश्चन बर्बाद हो जाएगा और टाइम भी वेस्ट होगा। तो इसलिए समझदारी ये होती है, क्वालिटी पढ़ो, क्वांटिटी पे मत जाओ, स्मार्ट तरीके से पढ़ो, ठीक है। अब यहां पर हम बहुत छोटी छोटी चीजें अगर लेके बैठ जाएं, ना तो एग्जाम में आनी है और ना वो किसी काम में आनी है आपके। टीचर अगर आपको बनना है तो आप छोटी छोटी चीजें भी याद रखो, किताब है उसके लिए आपके पास, आप वो करो। हम आपको 11th 12th एकेडमिक, इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए पढ़ा रहे हैं, तो उसके हिसाब से ही आपकी स्मार्ट स्टडी करवा रहे हैं, तो आप उस पर ध्यान दो। तो बेटा जी समझ तो आपने लिया ही कि कैसे आएंगी, समझना जरूरी है, लेकिन अगर क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हमें टाइम सेव करना है, नंबर एक। ये नंबर एक पे टाइम सेव करना नहीं, नंबर एक पे एक्यूरेसी मेंटेन करनी है कि सही ही आए, नंबर दो टाइम भी बच जाए, इन चीज़ों पे ध्यान देना है हमें। तो ये पहला केस बनता है जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, वो है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस से। स्पेक्ट्रल लाइंस में जो पहला केस बना है वो ये है मैक्सिमम लाइंस ऑफ ऑल सीरीजेस, मतलब सभी सीरीज की होंगी, ऐसा नहीं कि केवल लाइमन की, केवल बामर की, केवल पास्चन की, ऑफ ऑल सीरीजेस इन हाइड्रोजन गैस। स्पेलिंग गलत है तो अपना सही कर लीजिएगा। इसका फार्मूला होता है इज इक्वल टू N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस 1 अपॉन 2, ये फार्मूला होता है। एग्जाम्पल एनसीईआरटी का जो है उसमें कहा गया है कि जो मैक्सिमम जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, 6th में, और जो मिनिमम आ रहा है वो क्या है, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 1। तो मैक्सिमम लाइंस कितनी मिलेंगी, मैक्सिमम लाइंस 15 आएंगी। देखो कैसे निकालेंगे, N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस 1 अपॉन 2 करो, कितना बन रहा है, ये बन रहा है 5, ये 6, 6 5 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 15, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा होता क्या है, कई बार आपको बताया ना कि स्मार्ट पढ़ाई का आप कीजिए, कई बार वो क्या करते हैं, वो एक लिमिट रख देते हैं कि मैक्सिमम लाइंस कहते ही, मैक्सिमम लाइंस कहते ही क्या होता है, सारी सीरीज अपने आप आ जाती हैं। लेकिन कई बार करते क्या हैं, मैक्सिमम लाइंस और एक सीरीज भी फिक्स कर देते हैं। अगर यहीं पे वो कहते, दूसरा केस है ये कि इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 6th लेवल में गया और फाइनली कहां वापस आया, ग्राउंड स्टेट में, मैक्सिमम कितनी बामर लाइंस मिलेंगी, आप समझ रहे हैं। इस बार एक सीरीज फिक्स कर दी, बामर सीरीज की लाइन तब मानी जाएगी जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में आए और कहीं से भी आए। बात समझ गए। तो इस केस में फार्मूला लगाने की पहली बात तो जरूरत नहीं पड़ती है, हम फिर भी लिख देते हैं मैक्सिमम लाइंस ऑफ अ सीरीज। सीरीज की निकालनी है तो N2 माइनस N1 होता है, और जो N1 रखा जाता है वो अकॉर्डिंग टू सीरीज रखा जाता है। बताते हैं अभी आपको एग्जांपल लेके। हमसे कहा गया जो N मैक्स यानी जिसको हम लोग N2 कहते हैं वो 6 है, N मिनिमम जिसको हम लोग अभी तक N1 बोल रहे थे वो 1 है, और आपसे पूछा है बामर लाइंस कितनी होंगी, बामर लाइंस बताइए। तो बामर लाइंस इज इक्वल टू हम क्या लगाएंगे, N2 माइनस, इनफैक्ट आप N1 मत कहो, N1 डैश कहो, क्योंकि जो N1 कहते ही आप ये वाला उठा के रख दोगे, और हमने साफ साफ आपसे क्या कहा है कि जो N1 रखोगे वो आप किसके अकॉर्डिंग रखोगे, अकॉर्डिंग टू सीरीज, और सीरीज कौन सी है, बामर, और बामर के लिए N1 क्या होता है, 2 होता है। तो 4 लाइन मिलेंगी। आप चाहो तो इसको इलेबोरेट भी कर लो,
कैसे? एक एटम में 6 से 2 जाएगा, दूसरे एटम में 5 से 2 जाएगा, तीसरे, आगे बढ़ाते हैं इधर जगह नहीं है, 5 से 2 जाएगा, फिर कहाँ 4 से 2 जाएगा, 3 से 2 जाएगा, 2 से 2 का कोई मतलब नहीं हुआ, और एक फिर हो गया नीचे। तो मैक्सिमम कितनी लाइंस मिल पा रही हैं? 1 2 3 4 मिल पा रही हैं। तो आपसे जो मैक्सिमम लाइंस पूछी जा सकती हैं वो हर सीरीज की पूछी जा सकती हैं। ये नहीं कहा जाएगा कि हर सीरीज की, आपसे कहेंगे मैक्सिमम लाइंस, आप यही फार्मूला लगाएंगे। अगर आपसे कहें मैक्सिमम लाइंस ऑफ अ सीरीज, तो फिर आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। चाहे कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कर लें, यहाँ पे आप कर सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, यहाँ आप ना करें कॉन्सेप्चुअली क्योंकि बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, या फिर आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन फार्मूला लगाते समय आपको चीज़ों को ध्यान रखना है कि कैसे करना है हमें क्वेश्चन को। तो ये तो था वोर मॉडल, और वोर मॉडल का एप्लीकेशन क्या था? वोर मॉडल ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बहुत अच्छे से समझाया। अब हम लिखेंगे वोर मॉडल की कमियां और फिर हम बढ़ेंगे नए मॉडल की तरफ। तो वोर मॉडल की कमियां यानी आप डालेंगे हेडिंग ड्रॉबैक्स ऑफ वोर्स मॉडल। ड्रॉबैक्स ऑफ वोर्स मॉडल में फर्स्ट लिखिएगा वोर्स मॉडल एक्सप्लेन्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। वोर्स मॉडल explains hydrogen spectrum but cannot explain the spectrum of elements having more than one electrons. Cannot explain the spectrum of the elements having more than one electrons. पहला हो गया। दूसरा ड्रॉबैक लिखिएगा कैन नॉट एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट। एक इफेक्ट होता है स्टार्क इफेक्ट एंड ज़ीमैन इफेक्ट, इनको वोर मॉडल नहीं समझा पाया। आप इनको हम बताएंगे आपको बाद में, जब आपको हम मॉडर्न एटॉमिक मॉडल पढ़ाएंगे तब बताएंगे ये कैसे एक्सप्लेन हुए हैं। अभी आप चाहो तो एक एक लाइन में लिख सकते हो कि ये हैं क्या। स्टार्क इफेक्ट में आप लिख लो एक लाइन में स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, स्प्लिटिंग मतलब टूटना, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। और ज़ीमैन इफेक्ट में लिखिएगा स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड ज़ीमैन इफेक्ट, इज कॉल्ड ज़ीमैन इफेक्ट। ये दूसरा ड्रॉबैक हो गया। तीसरा ड्रॉबैक लिखिएगा एक थ्योरी आई बाद में जिसका नाम था डी ब्रॉगली थ्योरी। डी ब्रॉगली थ्योरी में यह प्रूव कर दिया गया कि इलेक्ट्रॉन के अंदर पार्टिकल नेचर के अलावा वेव नेचर भी होता है, और जब इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव कैरेक्टर होगा तो वेव्स की पोजीशन तो डीलोकलाइज होती है, वेव्स की पोजीशन डीलोकलाइज होती है। जबकि बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना और पार्टिकल की पोजीशन कैसी मानी? लोकलाइज्ड। और ये प्रूव हो गया बाद में कि डी ब्रॉगली थ्योरी सही है। ऐसे ही एक और थ्योरी आई हिजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये थ्योरी कहती है कि अगर कोई पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक है तो उसका एंगुलर मोमेंटम और उसकी पोजीशन दोनों को ठीक ठीक मेज़र नहीं किया जा सकता। इन थ्योरीज़ के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ वो आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इन थ्योरीज़ को बहुत डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। कुल मिला के आप इतना समझ लो कि ये दो थ्योरीज़ बोर्स मॉडल की धज्जियाँ उड़ा गई, बोर्स मॉडल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर गई। तो नेक्स्ट ड्रॉबैक जो आप लिख रहे हैं वो लिखेंगे डी ब्रॉगली थ्योरी एंड
HEI, Heisenberg's uncertainty, de Broglie theory and Heisenberg's uncertainty principle are against Bohr model, are against Bohr model। कैसे अगेंस्ट में है, जब ये थ्योरीज आपको पढ़ाएंगे तो आपको बताया जाएगा। तो ख़त्म किया हम लोगों ने एक बहुत बड़ा काम, बोर मॉडल और बोर मॉडल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, बोर मॉडल के एप्लीकेशंस, और फाइनली उस थ्योरी को, बोर मॉडल को हम लोगों ने उसके ड्रॉबैक्स भी निकाल दिए। तो अब हम डी ब्रॉगली थ्योरी, हिजेनबर्ग और फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से 7 या 8 लेक्चर्स हो चुके हैं और 4-5 लेक्चर्स और आने हैं। क्वांटम नंबर्स वगैरह भी पढ़नी है। फिर आपका ये चैप्टर लंबा चल रहा है, ये चैप्टर लंबा ही जाएगा, 15 लेक्चर्स तक जा सकता है और ख़त्म हो जाएगा फिर बढ़िया से। आप जेई मेन और नीट लेवल तक के क्वेश्चंस को बहुत ईजिली 99% क्वेश्चंस आप ये जो हमारे क्लासरूम नोट्स जो आपको हम बनवा रहे हैं बोल बोल के, यहाँ से आप कर लेंगे। ये चैलेंज है हमारा। तो इसको पढ़िए आप अच्छे से और सब्सक्राइब कीजिए। जुड़े रहने के लिए अटेंडेंस दीजिए कमेंट बॉक्स में नाम लिख के। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।